हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज तारीख 17 अप्रैल दिन सोमवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। अतीक अशरफ की पुलिस हिरासत में मौत समेत 183 मुठभेड़ की जांच की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। यूपी के प्रयागराज में पुलिस हिरासत में हुई माफिया नेता अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में रविवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में इस हत्याकांड की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन का अनुरोध किया गया। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में हुई 183 मुठभेड़ों की भी जांच की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने शुक्रवार को कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के 6 वर्षों में 183 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। इनमें असद और उसका साथी शामिल है। याचिका में अतीक की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया कि पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र और कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा है। बाइक सवार बदमाशों ने की थी माफिया अतीक और अशरफ की हत्या। पुलिस कस्टडी में स्वास्थ्य जांच के लिए शनिवार देर रात प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल ले जाते समय माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मेडिकल कॉलेज के पास मीडियाकर्मी बनकर आए 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में दोनों को आनंद फानंद स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके से 2 पिस्टल व 6 खोखे मिले हैं। गौरतलब है कि उमेश पाल अपहरण कांड में एमपीएमएलए अदालत ने अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतीक अहमद पर 100 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। अतीक अशरफ के साथ एक इंस्पेक्टर, 7 दरोगा व 13 सिपाही थे मौजूद। कॉल्विन अस्पताल में हुए शूटआउट के दौरान जिला पुलिस के 20 जवानों पर 3 शूटर भारी पड़े। वारदात के दौरान घटनास्थल पर अतीक व अशरफ के साथ एक इंस्पेक्टर, 7 दरोगा व 13 सिपाही दीवान मौजूद थे। अतीक व अशरफ को लेकर धूमनगंज थाने से लेकर पुलिस टीम रात 10:19 पर बाहर निकली। लगभग 15 मिनट बाद टीम कॉल्विन अस्पताल के बाहर पहुंच चुकी थी। इस टीम का नेतृत्व धूमनगंज थाने के इंस्पेक्टर और उमेश पाल हत्याकांड के विवेचक राजेश कुमार मौर्य कर रहे थे। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति का गठन। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के संबंध में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया है। समिति 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। समिति की अध्यक्षता इलाहाबाद एचसी के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी करेंगे, जिसमें सेवानिवृत्त आईपीसी अधिकारी सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार सोनी शामिल हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड में एफआईआर दर्ज। अतीक और अशरफ हत्याकांड में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आर्म्स एक्ट की धारा 3, 7, 25, 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अतीक और अशरफ को मारने वाले आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। आरोपियों ने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी दी है। आरोपियों का कहना है कि हम अतीक गैंग का सफाया करना चाहते थे, हम प्रदेश में अपना नाम कमाना चाहते हैं। दोनों को मारने के लिए हम पत्रकार बनकर आए थे, हम हत्या करके भाग नहीं पाए। आगे की खबर देखते हैं जो मणिपुर से है। मणिपुर में सुरक्षा बलों और केआईए उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़, 1 घायल। म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी केआईए के संदिग्ध उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिंगलेप सब डिवीजन के सोनफू गांव के पास हुई गोलीबारी में कोलचुन का रहने वाला एक नागरिक घायल हो गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से 4 बंदूकें बरामद की हैं और आगे की कार्रवाई के लिए अतिरिक्त बलों को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ अब भी जारी है और खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब जो खबर है वो गाजियाबाद से है। फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर। गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में आग लग गई है। जानकारी के अनुसार आग गाजियाबाद के स्वदेशी कंपाउंड उद्योग क्षेत्र में रविवार देर शाम लगी। अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। प्रयास जारी हैं। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में कूलर, पंखे और एग्जॉस्ट जैसा प्लास्टिक का सामान रखा था जिसमें आग लग गई। अभी आग लगने का कारण पता नहीं चला है। चलिए आगे की खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज, केजरीवाल कहेंगे अपने मन की बात, एलजी ने उठाए सवाल। विधानसभा का सोमवार से शुरू हो रहा 1 दिवसीय सत्र हंगामेदार होने के आसार है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहेंगे। इस संबंध में दोनों पक्षों ने रणनीति तैयार कर ली है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ शराब घोटाले को लेकर निशाना साधने की संभावना है। विधानसभा में आप सरकार केंद्र को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेगी, वहीं भाजपा भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। दरअसल सीबीआई ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी करने के बाद दिल्ली सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री तक शराब घोटाले में केंद्र सरकार की ओर से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने की संभावना है।
विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों के शराब घोटाले में जांच एजेंसियों की भूमिका व उनके कामकाज पर बात रखने की उम्मीद है। इसके अलावा उनके जांच एजेंसियों पर आप नेताओं को फंसाने का आरोप लगाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से आप नेता संवाददाता सम्मेलन में इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री का भाषण सीबीआई पूछताछ पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। एक दिवसीय सत्र पर एलजी ने उठाए सवाल। विधानसभा के एक दिवसीय सत्र पर एलजी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे सरकार की गंभीर चूक बताते हुए कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने बगैर किसी विधायी कार्य के एक दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश कैसे की। नियमों और अधिनियम के तहत 29 मार्च को सत्र के समापन के बगैर नया सत्र कैसे बुलाया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग को बुलाने का प्रस्ताव दिया, जबकि कैबिनेट ने दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश की है। सत्र के समापन के बगैर नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। देखते हैं आगे की और खबरें। अगली खबर है तुर्की से। तुर्की के अफसीन शहर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 4.0 मापी गई तीव्रता। तुर्की के अफसीन शहर में सोमवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने बताया रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। USGS ने बताया कि 4:27 पर भूकंप आया और इसकी गहराई 10 किलोमीटर रही। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बने रहिए हमारी खबरों के साथ। अगली खबर है आर माधवन के बेटे ने मलेशिया में भारत के लिए जीते 5 गोल्ड मेडल। खुशी से फूले नहीं समा रहे एक्टर। अभिनेता आर माधवन साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। अपनी दमदार अदाकारी से वो दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। दिल जीतने के मामले में अभिनेता के बेटे भी कुछ कम नहीं है, लेकिन उनके बेटे वेदांत ने अदाकारी में नहीं बल्कि खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए लोगों का दिल जीता है और देश भर को गौरवान्वित किया है। आर माधवन के बेटे वेदांत ने देश के साथ साथ अपने पिता का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। अभिनेता अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। दरअसल आर माधवन के बेटे वेदांत ने तैराकी चैंपियनशिप में भारत के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। आर माधवन ने इवेंट से अपने बेटे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए खुशी जाहिर की। वेदांत ने इस सप्ताह के अंत में मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। तस्वीरों में वेदांत भारत के राष्ट्रीय ध्वज और 5 गोल्ड मेडल के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अन्य तस्वीर में वह अपनी मां सरिता बिरजे के साथ दिखाई दिए। अगली खबर है आरएसएस से। आरएसएस भागवत का धर्म परिवर्तन पर तीखा हमला। बोले जब लोग समाज में विश्वास खो देते हैं तो मिशनरी फायदा उठाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने धर्मांतरण का परोक्ष रूप से संदर्भ देते हुए रविवार को कहा कि मिशनरी उन स्थितियों का फायदा उठाती है जिनमें लोगों को लगता है कि समाज उनके साथ नहीं है। भागवत यहां एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने गोविंदनाथ महाराज की समाधि समर्पित की। भागवत ने कहा कि हम अपनों को नहीं देखते, हम उनके पास जाकर उनसे बात नहीं करते, लेकिन हजारों मील दूर से आकर कुछ मिशनरी वहां आते हैं और वहां रहते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं और फिर उनका धर्मांतरण कराते हैं। उन्होंने कहा कि 100 साल के दौरान लोग सब कुछ बदलने के लिए भारत आए। भागवत ने कहा कि वे सदियों से यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पूर्वजों के प्रयासों से हमारी जड़ें मजबूत बनी रहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें उखाड़ने का प्रयास किया जाता है, इसलिए समाज को उस छल को समझना चाहिए। हमें विश्वास को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि धोखेबाज लोग विश्वास को डगमगाने के लिए धर्म के बारे में कुछ सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समाज ने पहले कभी ऐसे लोगों का सामना नहीं किया, इसलिए लोगों को शंका होती है। हमें इस कमजोरी को दूर करना होगा। आइए देखते हैं अगली खबर। ठाकरे का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले हनुमान चालीसा पढ़ने वाले मस्जिदों में कव्वाली सुनते हैं। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर एक बार फिर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हर बार मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि मैं कांग्रेस के साथ गया और हिंदुत्व छोड़ दिया। क्या कांग्रेस में कोई हिंदू नहीं है? भाजपा आरएसएस का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि हिंदुत्व गोमूत्रधारी हिंदुत्व है। उन्होंने संभाजीनगर में उस जगह पर गोमूत्र छिड़का जहां हमने अपनी जनसभा की थी। आगे कहा कि उन्हें थोड़ा गोमूत्र पीना चाहिए था, वे समझदार हो गए होंगे। हमारा हिंदुत्व राष्ट्रवाद के बारे में है। साथ ही कहा कि एक तरफ वे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दूसरी तरफ मस्जिदों में जाकर कव्वाली सुनते हैं। क्या यही उनका हिंदुत्व है? ये यूपी में जाकर उर्दू में मन की बात करते हैं। क्या यही इनका हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व देश के लिए जान कुर्बान करने वाला है। देखते हैं अगली नई खबर। अमरनाथ यात्रा 2023 जम्मू कश्मीर समेत देश भर में अग्रिम पंजीकरण आज से शुरू। 164 डॉक्टर नामित। इस बार 1 जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर की 20 बैंक शाखाओं में आज से ऑफलाइन अग्रिम यात्री पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं देश भर में ऐसी 542 बैंक शाखाओं में ये प्रक्रिया शुरू होगी। इस साल पहली बार 62 दिन की अमरनाथ यात्रा के दौरान पवित्र गुफा में सुबह और शाम के समय होने वाली आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में सबसे अधिक जम्मू जिला में 6 बैंक शाखाएं चिन्हित की गई हैं।
इसके अलावा डोडा में 2, कठुआ में 2, राजौरी, पुंछ, रामबन में 1, रियासी में 2, श्रीनगर, उधमपुर में 1, सांबा में 2 और रामबन में 1 बैंक शाखा में यात्री पंजीकरण होगा। एसबीआई बैंक शाखा में भी हो सकेगा पंजीकरण। रामबन में एसबीआई बैंक, डीसी कार्यालय के निकट डोडा में एसबीआई बैंक, नेशनल हाईवे सांबा में एसबीआई बैंक में शिव भक्तों को अग्रिम यात्री पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। जम्मू के सरवाल और गांधीनगर अस्पताल में अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए सोमवार से भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। आगे की खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह, तेज धूप में ले ली 11 लोगों की जान। कार्यक्रम में गृहमंत्री शाह भी थे मौजूद। नवी मुंबई के खारघर क्षेत्र में रविवार को खुले मैदान में आयोजित किए गए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के दौरान तेज धूप की चपेट में आने के बाद 11 लोगों मौत हो गई। कार्यक्रम में लाखों लोगों ने भाग लिया था। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने रविवार रात एक विज्ञप्ति में कहा, तेज धूप की चपेट में आने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि नवी मुंबई और पनवेल शहर के अस्पतालों में कुछ मरीज वेंटिलेटर पर हैं और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कुछ लोगों को खारघर के टाटा अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती लोगों से मिलने पहुंचे विपक्षी दल के नेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और राकांपा नेता अजीत पवार ने एमजीएम कमोठे अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। पीड़ित लोगों से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम लोगों से मिले हैं, 4 से 5 लोगों से बातचीत की, उनमें से 2 की हालत गंभीर है। कार्यक्रम की योजना ठीक से नहीं बनाई गई थी। कौन करेगा इस घटना की जांच? बने रहे हमारी खबरों के साथ। आगे की खबर देखते हैं। कर्नाटका, हनुमान जी की जन्मस्थली पर सियासत की जोरदार जंग, त्रिकोणीय मुकाबला, गंगावती में होगी असली लड़ाई। कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है कोप्पल। चुनावी जंग में बड़े बड़े नेताओं की सीटों के बीच ये जिला भी राजनीति की जोरदार जंग का हिस्सा बना हुआ है। यह माना जाता है कि भगवान हनुमान का जन्म किष्किंधा में अंजयाद्रि पर्वत पर हुआ था। हालांकि तमिलनाडु सरकार के अलावा कर्नाटक में ही गोकर्ण को लेकर भी ऐसा ही दावा किया जाता रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस स्थान को हनुमान जन्मस्थली के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। वैसे तो सभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विपक्षियों का यह भी मानना है कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से कर्नाटक की भाजपा सरकार इसका प्रचार कर रही है, उसका मकसद सियासी भी है। अभी इस जिले की 5 सीटों में से 3 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। अगली खबर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। बिजली खपत 1503 अरब यूनिट्स हुई। गर्मी में मांग पूरी करने के लिए संयंत्रों को दिए गए निर्देश। आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से देश में सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2022-23 में बिजली की खपत 9.5% बढ़कर 1503.65 अरब यूनिट्स पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में 1374 अरब यूनिट्स की खपत हुई थी। केंद्रीय इलेक्ट्रिसिटी प्राधिकरण (CEA) ने रविवार को बताया कि 2022-23 में एक दिन में सबसे ज्यादा बिजली की खपत 207.23 गीगावाट रही, जो उसके पहले के साल में 200.53 गीगावाट थी। विश्लेषकों का कहना है कि बिजली की खपत चालू वित्त वर्ष में भी ज्यादा रह सकती है। ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान है कि इस गर्मी में एक दिन में यह 229 गीगावाट के स्तर को छू सकती है। मंत्रालय ने इस संबंध में पहले ही कोल आधारित संयंत्रों को पूरी क्षमता के साथ परिचालन करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि घरेलू संयंत्र अपनी जरूरतों के मुताबिक कोयले का आयात करें ताकि किसी भी मांग को पूरा किया जा सके। बिजली की खपत में वृद्धि स्पष्ट रूप से देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार को दर्शाती है, जिससे बिजली की मांग बढ़ी है। चलिए आगे की खबर देखते हैं। आयात निर्यात वालों को राहत, रोजाना मिलेगी 22 मुद्राओं के भाव की सूचना। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) अपने कस्टम पोर्टल पर मुद्रा विनिमय की दरों को पखवाड़े के बजाय रोजाना आधार पर जारी करने की व्यवस्था जल्द ही शुरू करने वाला है। इससे विनिमय दर में होने वाले उतार चढ़ाव पर नजर रखी जा सकेगी। आयातकों और निर्यातकों को रोज के आधार पर कस्टम ड्यूटी की गणना करने में मदद मिलेगी। अभी इसे 15 दिन में एक बार जारी किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से हासिल दरों के आधार पर CBIC यह काम हर महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को करता है। उसके अगले दिन से ही नई दर लागू हो जाती है। एक अधिकारी ने कहा कि विनिमय दरों की अधिसूचना की समूची प्रक्रिया को अब स्वचालित किया जाएगा। SBI से मिलने वाली दरों को हर दिन निकटतम 5 अंक तक समायोजित किया जाएगा और उसे भारतीय सीमा शुल्क EDI प्रणाली के साथ एकीकृत करने के बाद शाम 6 बजे तक इंडियन कस्टम्स नेशनल ट्रेड पोर्टल (आइसगेट) पर डाला जाएगा। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मुद्राओं की विनिमय दरों में होने वाले उतार चढ़ाव पर करीबी नजर रखने के लिए CBIC ने आइसगेट पोर्टल पर हर दिन 22 मुद्राओं की विनिमय दरें प्रकाशित करने का फैसला किया है। अगली खबर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए है। CISF, होमगार्ड समेत अनेक विभागों में नौकरियां। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कई विभागों में नौकरियां हैं। इनमें गेल इंडिया, CRPF, CISF, होमगार्ड्स में भर्तियां हो रही हैं। 3 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी परीक्षा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी परीक्षा आयोजित करने को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर CAPF में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है। CAPF में अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रश्न पत्र 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार होगा। कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) ने आधिकारिक वेबसाइट kpsc.car.nic.in पर KPSC लेखा सहायक भर्ती 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 242 लेखा सहायक रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार संस्थान में नर्सिंग ऑफिसर पद पर भर्ती की जाएगी। एम्स के मुताबिक कुल 3055 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने चैनल मैनेजर फैसिलिटेटर, चैनल मैनेजर सुपरवाइजर और सपोर्ट ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 30 अप्रैल 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट sb.co.in पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 1031 रिक्तियों को भरना है। रोजाना की खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे।